आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी महिला जिसे उसके ही राजनीतिक विरोधी गूंगी गुड़िया कहकर ताना मारते थे, फिर वो अचानक देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर एक ऐसा डिसीजन लेती है कि पूरी दुनिया हिल जाती है। इसके साथ ही पाकिस्तान 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और नक्शे पर एक नया देश जन्म लेता है। दूसरी तरफ 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन बाबू ने चौड़े होकर धमकी दी और अपना सबसे डेंजरस एटॉमिक जहाजी बेड़ा 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिका को लगा कि इंडिया बोलेगा, अरे साहब गलती हो गई, लेकिन दिल्ली में बैठी अपनी आयरन लेडी ने बिना डरे सोवियत संघ और रशियन प्रेसिडेंट को फ़ोन घुमाया और सोवियत संघ को साथ लेकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ऐसा जवाब देती हैं कि अमेरिका को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़ जाते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जिस आयरन लेडी ने बाहर वालों को धोया, उनके कुछ फैसलों ने देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोंट दिया एंड ऐसा कलेजा कांप जाए। उनके अपने ही बॉडीगार्ड ने उन पर 30 गोलियां चला दी। वीडियो के आखिर में हम उस सीक्रेट गलती की बात करेंगे जिसने एक मामूली सरकारी कर्मचारी की वजह से उन्हें देश के सबसे बड़े कानूनी दलदले में फंसा दिया और देश में आपातकाल लगवा दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के बेहद आलीशान और राजनीतिक रूप से सक्रिय घराने में जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर जन्मी इस बच्ची का नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी। जहां आम बच्चों का जीवन खिलौनों से खेलना है, वहीं इंदिरा गांधी का बचपन पुलिस के छापों, माता पिता की जेल यात्राओं और देश की बहसों के बीच बीता। उनके दादाजी का घर आनंद भवन उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य गढ़ था। दोस्तों, जब माहौल ऐसा हो तो बच्ची भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी ना। मात्र 12 से 13 साल की उम्र में जब बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जेल जा रहे थे, तभी इंदिरा गांधी ने बच्चों की ऐसी गैंग खड़ी कर दी जिसका नाम रखा गया बानर सेना। ये बच्चे कोई नॉर्मल बानर नहीं थे, ये पुलिस के नाक के नीचे से क्रांतिकारियों को सीक्रेट लेटर और प्रतिबंध झंडे ऐसे पहुंचाते थे जैसे आज के ज़माने में जोमेटो वाले पिज्ज़ा डिलीवरी करते हैं। लेकिन पढ़ाई के मामले में इंदिरा गांधी का जीवन बहुत उथल पुथल भरा रहा। बीमारी और राजनीतिक तनाव के कारण उनकी स्कूली शिक्षा कभी भी एक जगह नहीं हुई। कभी स्विट्जरलैंड, पुणे और रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में भी पढ़ाई की। बाद में वे इतिहास की पढ़ाई के लिए लंदन की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गई, लेकिन अपनी बीमार मां की देखभाल और पिता की मदद के लिए साल 1941 में वे भारत लौट आईं बिना डिग्री किए। लेकिन भारत लौटते ही इंदिरा गांधी को एक ऐसा हमसफर मिला जिससे शादी करने के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू भी तैयार नहीं थे। फिर कैसे हुआ ये विवाह और क्यों इस विवाह की वजह से नेहरू सरकार का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला संसद में गूंज उठा, चलिए जानते हैं। इंदिरा गांधी जब स्विट्जरलैंड और लंदन में थी, तब इलाहाबाद में रहने वाले एक युवक फारसी और निडर फिरोज गांधी, मूल नाम फिरोज जहांगीर गांधी था, उनके बेहद करीब आ चुके थे। फिरोज ने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपने नाम की स्पेलिंग गांधी कर लिया था। नेहरू परिवार के शुरुआती संकोच और समाज के कड़े विरोध के बावजूद 26 मार्च 1942 को दोनों ने शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई। इस शादी में इंदिरा गांधी ने वो ऐतिहासिक हल्के गुलाबी रंग की खादी की साड़ी पहनी थी जिसे खुद जवाहरलाल नेहरू ने जेल में सूत काटकर बुना था। लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के वैवाहिक जीवन में दरारें आ गईं। इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ 3 मूर्ति भवन में रहने लगी, जबकि फिरोज गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीतकर अपने ही ससुर यानी
नेहरू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद साल 1957-1958 में फिरोज गांधी ने देश का पहला सबसे बड़ा मुंडा LIC कांड संसद के पलट पर बेनकाब कर दिया, जिससे नेहरू सरकार की जड़ें हिल गईं और वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। साल 1960 में दिल का दौरा पड़ने से फिरोज गांधी की असामयिक निधन हो गया। उसके बाद साल 1964 में नेहरू जी का निधन और फिर साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में अचानक हुई मौत के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी में जंग छिड़ गई। एक तरफ थे अनुभवी मोरारजी देसाई और दूसरी तरफ थे कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं की मंडली, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी का नाम यह सोचकर आगे बढ़ाया कि वो अनुभवहीन है और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकेगा। इसी इंदिरा गांधी को संसद में हिचकिचाहट को देखकर राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया का ताना दिया था, लेकिन सिंडिकेट बहुत बड़ी भूल कर चुका था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले पुराने नेताओं के सिंडिकेट को पार्टी से उखाड़ फेंका और 1969 में कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने देश के अर्थव्यवस्था और इतिहास को बदलने के लिए वो 3 सबसे डेंजरस डिसीजन लिए, जिन्होंने उन्हें देश का एक निडर शासक के रूप में स्थापित किया। डिसीजन नंबर 1, 19 जुलाई 1969 को एक ही झटके में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का सरकारीकरण कर दिया और अमीरों की तिजोरी की चाबी सीधे गरीबों के हाथ में। इसके बाद राजा महाराजाओं को मिलने वाला सरकारी पेंशन, जिसे प्रीवी पर्स कहते हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। डिसीजन 2, उस जमाने में भारत में अनाज की कमी थी और अमेरिका हमें सड़े हुए गेहूं भेजकर नखरे दिखाता था। इंदिरा गांधी जी ने कहा अपना ईगो जेब में रखो और उन्होंने वैज्ञानिकों को खुली छूट दी। पंजाब हरियाणा के किसानों को बम्पर VIP बीज दिए और इंडिया को ऐसा आत्मनिर्भर बनाया कि अमेरिका देखता रह गया। लेकिन अपनी इस घरेलू जीत के बाद इंदिरा गांधी के सामने साल 1971 इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती आने वाली थी। एक तरफ लाखों शरणार्थियों की बाढ़, दूसरी तरफ अमेरिका के परमाणु जहाज़ों का हमला। आखिर इंदिरा गांधी ने इस भयानक संकट का सामना कैसे किया? असली रोमांच अब शुरू होता है। साल 1971 पूर्वी पाकिस्तानी आर्मी मासूम लोगों पर अत्याचार कर रही थी। डर के मारे लगभग 1 करोड़ लोग बॉर्डर पार करके इंडिया आ गए। हमारी इकोनॉमी का बजट बिगड़ गया। इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ से कहा, सैम मारो इनको। सैम बहादुर ने कहा, मैडम रुको, मौसम सही होने दो, फिर ऐसा धोएंगे याद रखेंगे। इधर पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका और चीन दादागिरी दिखा रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने इंटरनेशनल लेवल का ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने चुपके से सोवियत संघ के साथ 20 साल की डिफेंस डील साइन कर ली। 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बम गिराए। इंदिरा गांधी जी ने कहा, अब तुम्हारी खैर नहीं। युद्ध के आखिरी दिनों में अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपनी परमाणु जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा। जैसे ही अमेरिकी जहाज पहुंचे, उनके सामने रशियन न्यूक्लियर सबमरीन पानी से बाहर आ गई। रशियन कैप्टन ने जैसे इशारा किया, बेटा आगे आए तो यहीं दफन कर देंगे। अमेरिका ने तुरंत यू टर्न लिया और 9-2-11 हो गया। तेरह दिनों के अंदर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेक दिए और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बन गया, बांग्लादेश। इस युद्ध के बाद 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता हुआ। हालांकि भारत ने दरियाई दिल दिखाते हुए
93,000 सैनिकों को छोड़ दिया और जीती हुई जमीन भी वापस कर दी, जिसकी आज कई जानकार इस बात पर आलोचना करते हैं कि कश्मीर मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने को वो सुनहरा मौका भारत ने गंवा दिया। इंदिरा गांधी जी का स्वर्ग उस समय आसमान पर था जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा था। अब जो बताने जा रहा हूँ वो सब बदल देगा। लेकिन कहते हैं ना, जब पॉपुलैरिटी टॉप पर हो तभी पैर फिसलने के डर रहते हैं। साल 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण की याचिका पर सुनवाई की और इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन पर 6 साल का बैन लगा दिया। सड़कों पर विपक्ष का सैलाब उमड़ पड़ा। अपनी सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने वो फैसला लिया जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला पन्ना बन गया। 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे हजारों विपक्षी नेताओं को रातों रात जेल में ठूंस दिया गया और प्रेस पर कड़ी सेंसरिंग लगा दी गई। इसके दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जबरन नसबंदी करी गई, जिससे जनता में बाहरी आक्रोश फैल गया। तभी आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। लेकिन आपसी फूट के वजह से विपक्षी जनता पार्टी की सरकार गिर गई और 1980 में फिर से सत्ता में आई। लेकिन इस बार पंजाब का संकट उनका इंतजार कर रहा था। जरनैल सिंह भिंडरावाले की नेतृत्व में कट्टरपंथियों ने पवित्र स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त को हथियार बंद बंकर में बदल दिया था। इसे देखकर देश की अखंडता की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। जून 1984 में भारतीय सेना के टैंक स्वर्ण मंदिर के परिसर में दाखिल हुए। भीषण गोलाबारी में भिंडरावाले मारा गया। लेकिन इस ऑपरेशन से सिख समुदाय में धार्मिक भावनाओं में गहरी ठेस पहुंची। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनके सिख अंगरक्षकों को तुरंत हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने धर्म के आधार पर भेदभाव करने से साफ इनकार कर दिया। फिर आई 31 अक्टूबर 1984 को वो मनहूस सुबह सफदरजंग रोड स्थित अपने आवास में बगीचे में टहल रही थी। उनके 2 सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह और संबत सिंह ने अपनी सर्विस गन से उन पर अंधाधुंध 30 से ज़्यादा गोलियां बरसा दी। आयरन लेडी वहीं पर गिर पड़ी और भारत का सबसे शक्तिशाली अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उस सीक्रेट गलती के बारे में बताऊंगा जिसने उन्हें कानूनी दलदले में फंसाया था। दरअसल 1971 में इंदिरा गांधी ने अपने चुनावी एजेंट के रूप में यशपाल कपूर को नियुक्त किया था, जो एक राजपत्रित सरकारी अधिकारी थे। यशपाल कपूर का सरकारी इस्तीफा औपचारिक रूप से मंजूर होने से पहले उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए चुनाव प्रचार का काम शुरू कर दिया था। हाई कोर्ट ने इसी तकनीकी और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को भ्रष्टाचार माना और देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर दिया। अगर वे यशपाल कपूर के इस्तीफे के कानून नियमों को ध्यान रखती तो शायद देश को आपातकाल का वो काला दौर देखना नहीं पड़ता। रुकिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। इंदिरा गांधी के फैसले सही थे या गलत, इसका फैसला इतिहास आज भी कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंदिरा गांधी से पहले ताशकंद समझौते की उस रहस्यमय रात को
स्वतंत्र भारत के सबसे सादगी पसंद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत कैसे हुई थी? क्या सच्ची में वो सामान्य हार्ट अटैक था या फिर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश? शास्त्री जी के मौत का वो अनसुना हैरान कर देने वाला सच जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अभी क्लिक करें और पूरा सच जानें। मिलते हैं वहीं पर।